इन साथियों, हम लोग बिहार दरोगा प्रीलिम्स एडिटोरिया वैल्यूम एडिटोरिया का वैल्यूम वैल्यू 2 का सेट नंबर 2 तक देख लिए थे। आज करेंगे सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 करेंगे। तो चलिए, वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में अपने शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होते हैं? तो बल के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है, मतलब चुनना है कौन असत्य है। तो चलिए देखते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, यह भी सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसका आवृत्ति बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, ये गलत है। सीधे रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाती है, यह भी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसका कुल गतिज ऊर्जा क्या होता है? इसका कुल गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां, एक्स किरण के विषय में कौन सा कथन सही है? एक्स किरण के कथन कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो देखते हैं सही कथन कौन सा है। बल चुंबकीय रेखाएं सभी को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये तो गलत है। करती है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ये गलत है। अधिकतम नहीं होता है। अधिकतम ओहो, ये सही है। बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, गलत है, ये नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में आराम से होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये गलत है। चुंबकीय बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्त में बंद होती है, यह भी सही है। तो हमारा कौन कौन सा सही है? 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नशे में भूत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक कौन है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ऑप्शन नंबर ए K2CO K2Cr2O7 KTCr2O7। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने पर तापक्रम प्राप्त होता है, सही है। नमक बर्फ का हिमांक बढ़ा देता है, ये तो गलत है। तो चलिए एक कथन ये सही है, कारण गलत है। तो कौन है? ये सही है, परंतु आप गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, तो उसका अभिप्राय यह है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय है पदार्थ के 3/4 भाग विघटन और 20 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सत्य नहीं है। तो परमाणु अविनाशी है, सही है। परमाणु अविनाशी है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायने में समान होते हैं, ये गलत है। चलिए सी नंबर गलत है। पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, यह भी सही है। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर
जो कि बोला है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है? क्षार बेस के विषय में सही है, तो चलिए देखते हैं कौन सही है। यह कड़ा होता है एवं नीले लिटमस को लाल रंग में कर देता है, बदल देता है, गलत है। यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस पत्रों को नीले रंग में बदल देता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो कह रहा है कि एस्कैरिस सूत्री क्रीम है। एस्कैरिस क्या है? सूत्री क्रीम है। 1 का 3 हो जाएगा। और मलेरिया परजीवी क्या है? तो आदि जंतु प्रोटोजोआ है, आदि जंतु प्रोटोजोआ। सी घरेलू मक्खी से क्या होता है? संधिपात संघी अर्थोपोडा। चलिए, और गाय स्तनपायी मैमेलिया। चलिए, तो हम निकल गया ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ऑप्शन नंबर ए 3 4 2 1। एक बार और, एस्केरिस आदि जंतु प्रोटोजोआ का, एस्केरिस सूत्रकृमि संघ निमेटोडा, मलेरिया आदि जंतु प्रोटोजोआ, घरेलू मक्खू संधिपात संघ आर्थ्रोपोडा, गाय स्तनपायी वर्ग मैमेलिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा में ही हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में शुरू होता है और पूर्ण होता है कहाँ? तो चलिए, मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में पूर्ण होता है। मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत से पूर्ण होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला है तो एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य भोजन स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर। मर्सिलिया फर्न और हॉर्स टेल निम्न में से किस पाद समूह का उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए सही है, टेरिडोफाइटा का। निम्नलिखित में से कौन सा सलाइवा का लाभ नहीं है? यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दशमलव से बाइनरी में संख्या परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन है? तो एनकोडर है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एनकोडर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। चलिए, विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? प्रोडोक्सिन। और विटामिन B3 का नाम क्या है? नियोसिन। और विटामिन B7 का बायोटिन। विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल। चलिए, विटामिन ए का टेकोफोल और विटामिन के का फेलिकोलोम। सारे हम लोग देख लिए। अब विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। सारे के सारे देख लिए हम लोग। तो चलिए स्टार्ट कर, अगला देखते हैं प्रश्न 21 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा बौद्धिक मंदिर कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे? लड़े गए थे रोम और कार्थेज के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर।
निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य का किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है? तो कुरनूल गुफा से ऑप्शन नंबर बी सही है, कुरनूल गुफा से। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो युद्ध में जीता गया धन केवल साधुओं और पुरोहितों में बांटा जाता था, यही सही नहीं है, नहीं बांटा जाता था, बिल्कुल गलत है। चलिए इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, बिल्कुल सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ठीक है। इस काल में युद्धों के लिए कोई भी अस्थायी सेना नहीं होती थी, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर, मौर्य प्रशासन में जुड़ा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं कौन सा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों के नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किए करते थे, बिल्कुल सही है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्रों या प्रांतों का तक्षशिला उज्जैन जैसे प्रांतों राजधानियों से शासन किया जाता था, बिल्कुल सही है। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे, बिल्कुल सही है। यानी सही, सभी के सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। दिया है विशाख दत्त का संबंध किससे है? तो नाटक से है। विशाख दत्त का संबंध नाटक से है। बारह महिर का संबंध किससे है? खगोलीय विज्ञान से है बारह महिर का। चौरक का संबंध किससे है? तो चौरक चिकित्सा से है। चौरक का संबंध चिकित्सा से है। ब्रह्मगुप्त गणित से है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4 कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 3 1 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गौरोसिंग शहर का निर्माण किसके लिए किया गया है? गौरोसिंग शहर का निर्माण किसके लिए किया गया है? तो सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बनाए गए मजबूत किले बंद शहर, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें से उससे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो अकबर का ऑप्शन नंबर बी सही है, अकबर का मिला। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड थे जस्टिस, ऑप्शन नंबर ए सही है, जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड थे। ऑप्शन नंबर कौन है? ये हो गया। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर ये सही है, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? तो एच.जे. खांगड़ेकर का है, एच.जे. खांगड़ेकर, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया था, नहीं किया था, यही असत्य है। पहला ही निकल गया। चलिए यही हो जाएगा हमारा, बाकी सत्य भी देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय
हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, ये भी सही है। इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों बांग्ला में अनुवाद प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, समाज सुधारकों में अग्रणी थे, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था? तो असहयोग आंदोलन क्यों किया गया था? असहयोग आंदोलन 19 के सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन सा काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे, तो काकोरी षड्यंत्र केस से भगत सिंह जुड़े नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, भगत सिंह जुड़े नहीं थे। काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समांतर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942 में। तो चलिए देखते हैं, बलिया में भी किया गया था, तामलुक में भी किया गया था और सतारा में भी किया गया था। 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देश विभाजन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए, लॉर्ड नाथ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट सही है। चलिए, कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, विषय है। लॉर्ड बैटिंग सती प्रथा का उन्मूलन किया था, सही है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये गलत है। चलिए तो यही हमारा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1854 के लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जो 1854 में हुआ था। डलहौजी को, डलहौजी को, चलिए डलहौजी को कहते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा। शिक्षा का सुधार के लिए वुड स्पर्ट आया था 1854 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न शब्द का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? तो ऐसी राज्य व्यवस्था जहाँ भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? सबसे सटीक वर्णन है। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षा समस्त अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? किससे संबंधित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर ए सही है, कटौती प्रस्ताव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूची और उपबंध दिया है, तो कौन सा सही सुमेलित से कौन से सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं कौन सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, देख लेते हैं। चौथी अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन सही है। छठी अनुसूची में क्या है देखते हैं।
अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण से संबंध है। छठी अनुसूची नहीं है। छठी सूची में कौन का? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य जनजातीय प्रशासन से है। कौन? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय इससे है छठी, ये गलत है। चलिए मैं ये होगा 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 10वीं से संसद के सदस्यों की नियोक्ता संबंधित है, ये भी सही है। तो 1, 3 सही है। देखते हैं कौन सा दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति सभा है। सही है। और ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का वेतन के आयु के होते हैं। बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के सदस्य बनने की योग्यता वही रखता है जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में हो। ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर। चलिए 44 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य दिया, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दिया है। तो चलिए मिलाते हैं। राज्य और राज्यसभा के सदस्य दिया है। तो राज्य गुजरात में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? तो 11 है। गुजरात में 11 है, 1 का 2 हो जाएगा। कर्नाटक में कितना है? 12 है। चलिए ठीक है। बिहार में कितना है? 16 है राज्यसभा की सीटों की संख्या। उड़ीसा में कितना है? 10 है। तो चलिए हमारा निकलेगा 2, 3, 1, 4। देखते हैं 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। 2, 3, 2, 3, 1, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद कितना में है? तो 263 में वर्णित किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद का। चलिए 1990 में इसका गठन किया गया था। अंतर्राज्यीय 1990 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर। भारतीय संसद राज्य सूची के किस विषय पर तब कानून बना सकती है जब अंतर्राज्यीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु सही है संबंधित राज्यों के सहमति से। सही है। राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। सही है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। तो राष्ट्रपति शासन सबको पता है अनुच्छेद 356 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर। निम्न में से कौन सा राज्यसभा के शक्तियों में सम्मिलित है? निम्न में से कौन से राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। सामान्य विधेयक पर विधेयक कर उन्हें पारित करता है तथा धन विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव करता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। ये भी सही है। संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। ये भी सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। ये तो सही है। मुख्यमंत्री वास्तविक राज्य का प्रधान होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाता है। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यही गलत है। मुख्यमंत्री का राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री नहीं होता है, राज्यपाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ये सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल के लिए कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, बिल्कुल सही है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय के 1 सदस्य को नामित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, नहीं 2 सदस्य का ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसे हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन द्वारा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के इन जिलों को उत्तर के दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो चलिए सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इटंकी नेशनल पार्क कहाँ है? इटंकी नेशनल पार्क कहाँ है? तो नागालैंड में है। ऑप्शन नंबर ए सही है, नागालैंड में है इटंकी नेशनल पार्क। चलो पंगोलखल वन्यजीव अभयारण्य, कंचनजंगा वन्यजीव सिक्किम में है। चलिए और देख लेते हैं कि बुलमजाओ एकमात्र तैरता हुआ है जो मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है? बढ़िया बढ़िया। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, केन वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए अगला देखते हैं। गोमती वन्य जीव अभयारण्य त्रिपुरा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब हुआ था? 52 में वन नीति 1952 का संशोधन कब हुआ था? 1988 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों में युग में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर ए सही है, अंडमान और निकोबार। पेनगंगा और गोदावरी, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो कुडपा समूह की चट्टान पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कुडपा चट्टान की समूह पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर केरल के कोरोमंडल तट, डी नंबर कर्नाटक में मालाबार, महाराष्ट्र में कोंकण, गुजरात में कठियावाड़। कोरोमंडल तट कहाँ है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी मैदान, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलता है, कहाँ मिलता है? तो महाराष्ट्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। काली सिंध, शिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो चंबल का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। काली सिंध, शिप्रा, पार्वती किस बनास किसकी सहायक नदियां हैं? तो चंबल की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात। चलिए
कर्नाटक में है कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं, बराही नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात। जो ये जलप्रपात श्रावस्ती नदी पे भी कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 61 नंबर है, दिया पृथ्वी के भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों को सही क्रम क्या है? पाए जाने वाला सही क्रम क्या है? तो ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है और सोडियम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? ब्रुनेई नहीं है, कोलंबिया है, केन्या है, वेनेजुएला नहीं है। 2, 3 ऑप्शन नंबर 2, 3 कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है। 2, 3 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से ढक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से ढक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो बेसाल्ट प्रवाह से, बेसाल्ट लावा प्रवाह से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो लौह अयस्क करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिकतम पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वन में, उष्णकटिबंधीय वन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 66 नंबर प्रश्न है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है आयात और निर्यात पर लगने वाला। चलिए केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सा लगाता है? आयकर लगता है, आयकर लगता है, कॉर्पोरेट कर लगता है, संपत्ति कर लगता है, प्रतिभूति वेतन लगता है। चलिए केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर वस्तु जीएसटी है, सीमा शुल्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, वित्त आयोग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 68 नंबर, वित्त आयोग। नरसिम्हम कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधार से संबंधित है? नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना से है, बैंकिंग संरचना सुधार से। ऑप्शन नंबर डी सही है, बैंकिंग संरचना सुधार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ और समिति का नाम बता देते हैं। चलिए देखते हैं, नरसिम्हम समिति 1 का गठन 1991 में किया गया था। नरसिम्हम समिति 2 का गठन 1998 में किया गया था। चक्रवर्ती समिति पूछेगा तो बैंकिंग सुधार से है, चक्रवर्ती, गोईपुरिया समिति, नरसिम्हम प्रथम समिति, नरसिम्हम द्वितीय समिति, वर्मा समिति और दामोदर समिति, विमल जलान समिति, नचिकेत मूर समिति, ये सारे बैंकिंग से संबंधित है। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो बम्बई में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सेबी का फुल फॉर्म क्या हुआ? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। 1988 को हुआ था। अब पूछेगा अधिनियम कौन था? तो अधिनियम 1990 का अधिनियम, 1992 का वैधानिक दर्जा मिला। वैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 में वैधानिक दर्जा मिला। वैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में मिला। सेबी के अध्यक्ष अभी कौन है? तो तुहिनकांत पांडा है। सेबी के अध्यक्ष अभी कौन है? तुहिनकांत पांडा है। चलिए 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 71 नंबर। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया गया है? तो कृषि के क्षेत्र में 3.8% का अनुमान किया गया है। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक आय पर कितने टैक्स होगा? नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक आय पर कितना टैक्स देने का प्रावधान किया गया है? तो 30%। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहटा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहटा में किया गया है। चलिए 74 नंबर प्रश्न है। ट्विटर एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ट्विटर एक्स का नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकारिनो। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। यौन उत्पीड़न से, इससे भी सही है। धार्मिक परिवर्तन से, ये भी सही है। और गौ हत्या रोग से, ये भी सही है। एंटीबायोटिक दवा पर का कम प्रयोग से नहीं है। तो चलिए 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और ओमान का संयुक्त नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया। भारत और ओमान के बीच कौन सा अभ्यास होता है? नौसैनिक। तो नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अशोक मंडप कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से और निर्मला देवी को पद्मश्री से। चलिए सुरजनी कला निपुण निर्मला देवी। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वप्निल कुशले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी सही है। 80 का प्रश्न देखते हैं। निजुत मोयना किस राज्य की योजना है? निजुत मोयना किस राज्य की योजना है? तो असम के है। निजुत मोयना योजना किस राज्य का है? तो असम का है। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? बधावन परियोजना तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देश को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? तो 9 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, ये सही है।
इसमें 63,000 आदिवासी गांव को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल सही है, 1 और 2 सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ का सवाल है, आप लोग बनाइएगा, आंसर बताइएगा क्या क्या आ रहा है, बाकी मैं आंसर बता देता हूँ। इसका 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ए रीजनिंग है, इसको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, तो 13 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 86 नंबर का आएगा, 86 नंबर का 2.251 अनुपात, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 87 का देखिए, बना के बताइएगा कितना आ रहा है आंसर, लेकिन है इसका 15,625 रुपये, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 88 का बताइएगा, इसका भी सी, इसका भी बी डी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 89 का बताइएगा, 89 दिया है, इसका 4.32/7 होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है रीजनिंग का सवाल है, आप लोग बताइएगा, उत्तर दिशा आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो यूनान में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। आधुनिक ओलंपिक 1996 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक में 5 छले होते हैं, किसको किसको दर्शाते हैं, तो नीला यूरोप रंग को, नीला रंग यूरोप को दर्शाता है, एशिया पीला रंग, और अफ्रीका का काला रंग, ऑस्ट्रेलिया का हरा रंग, अमेरिका का लाल रंग। चलिए सुब्रतो कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। सुब्रतो कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए फुटबॉल से और कुछ जान लें, रोबर्ट्स, फुटबॉल से सुब्रतो कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, आशुतोष मुखर्जी कप, मर्डेका कप, फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो यूरो है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। चलिए चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973 के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1952 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही है। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, देखते हैं कौन सा स्पेल्ट है, तो चलिए गलत उसमें दिया है, तो गिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी है, यही है, गिट्टी है। चलिए इसका सही होगा, इसका कहाँ मिस्टेक है ये भी बता देते हैं, तो इसका होगा, इसका होगा GAITUI। चलिए ये सही होगा, इसका सही। और तू डाल डाल मैं पात पात, अर्थ क्या है, तू डाल डाल मैं पात पात, चला चालाकी का जज्बा चालाकी से देना, चालाकी का जवाब, चालाकी की जवाब चालाकी से देना। चलिए अगला प्रश्न है। स्वयसाची किसका परिवाची है, स्वयसाची किसका परिवाची है, तो अर्जुन का, ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्जुन का स्वयसाची। चलिए 99 का देखते हैं। महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो, महाप्लस ऋषि, महाप्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काला फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन ऑफ एबिलिटी अ न्यू वर्ड कैन बी फाइंड, फॉर्मेट न्यू वर्ड बनाना है, तो क्या होगा, इन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए यहीं पे हमारा एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। वीडियो को अच्छी लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए वीडियो को हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं फिर सेट नंबर 4 के द्वारा इडुटेरिया का, जो कि बहुत मस्त प्रश्न है। आप लोग अपनी एबिलिटी और क्षमता को देख सकते हैं कितना कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि सभी को।